गुस्से में दिख रहे अबराल को देखकर सायरा ने मुस्कुराते हुए अमृत धारा की आखिरी 2 बोतलें अपने हाथ में उठा ली। फिर सभी को वो बोतलें दिखाते हुए उसने कहा, दोस्तों, अमृत धारा से भरी इन आखिरी बोतलों की बोली शुरू होती है 30,000 सोने के सिक्कों से। आखिरी बोतलों का जिक्र होते ही शौर्य दल के बुजुर्गों ने दल के लीडर अरेंद्र की तरफ देखा। अरेंद्र इस वक्त कुर्सी पर बैठा बुजुर्गों को नजरअंदाज कर रहा था। फिर जैसे कुछ सोचते हुए उसने सर हिलाते हुए कहा, 50,000। अरेंद्र की बोली सुनते ही अबराल का गुस्सा और बढ़ गया। अबराल आमिश का मुंह अगली बोली के लिए खुलने ही वाला था कि उन्हें अचानक याद आया कि उनका खजाना लगभग खाली हो गया था। इसलिए वो बोली लगाने के बारे में कुछ महीनों तक तो सोच भी नहीं सकते। आखिरकार उन्होंने गुस्से से अपनी नजरें घुमा ली। वहीं दूसरी ओर बैठे ममराज लश्कार इस वक्त अरेंद्र को घूर रहे थे। उनके माथे पर शिकन थी और उंगलियां कुर्सी पर आगे पीछे हो रही थी। तभी अचानक उनकी उंगलियां रुकी और ममराज ने मुस्कुराते हुए कहा, 55,000 सिक्के। मैसेडोनिया के 3 सबसे ताकतवर दलों का रिश्ता बड़ा अजीब था। हर कोई बाकियों से जीतने की कोशिश करता रहता था, लेकिन आमिश दल और लश्कार दल दोनों का ही लक्ष्य था शौर्य दल को नीचा दिखाना। वैसे तो दोनों हर वक्त झगड़ते रहते थे, लेकिन जब बात आती थी शौर्य दल के खिलाफ जाने की तो वो दोनों एक साथ हो जाते थे। वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, कुछ वैसे ही। और अब जो ममराज ने देख लिया था कि कैसे अरेंद्र ने अबराल के साथ चालाकी दिखाई थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब चालाकी दिखाने की बारी लश्कार दल की थी। तभी ध्रुव के पिता अरेंद्र ने बिना परेशान हुए अपनी बोली बढ़ाई, 65,000। वैसे तो अरेंद्र भी इस बात को अच्छे से जानते थे कि अमृत धारा की बोतलों की इतनी कीमत नहीं थी, लेकिन बात सिर्फ कीमत की नहीं थी। उन्हें पता था कि लश्कार दल और आमिश दल हार नहीं झेल पाते, लेकिन फिर भी हमेशा हार जाते थे। तभी ममराज ने मुस्कुराते हुए अरेंद्र से कहा, ये तो कुछ ज्यादा ही है अरेंद्र। वैसे मैं बोली लगाना चाहता हूं, लेकिन मुझे अचानक याद आ गया कि मेरे पास अमृत धारा पहले से है, इसलिए ये बोतलें तुम रख सकते हो। ममराज इसलिए मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उनका मकसद सिर्फ शौर्य दल के लिए बोली बढ़ाना था और अबराल का घाटा देखने के बाद वो बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। अपनी जीत की बात सुनते ही अरेंद्र ने कुर्सी पर पीछे होते हुए खुद से फुसफुसाया, इसे ये बात 2 मिनट पहले नहीं याद आ सकती थी, मेरे 10,000 सिक्के बच जाते। अपने पिता की बात सुनकर ध्रुव ने मन में सोचा कि तीनों दल के लीडर बिल्कुल एक जैसे ही थे। तभी उसने मंच पर खड़ी सायरा को देखा, जिसने अपना छोटा सा हथौड़ा पत्थर पर मारते हुए नीलामी खत्म होने का इशारा किया। और इसी के साथ ध्रुव ने एक राहत की सांस ली। वो जानता था कि आज की कमाई महीनों तक चल जाएगी। अब सिर्फ एक काम बाकी था, करिश्माई पाउडर के लिए सामान ढूंढना। अपनी कामयाबी को अपने करीब आते देख ध्रुव ने खुद से कहा, वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब मैं एकलव्य बन जाऊंगा। अब जो नीलामी खत्म हो चुकी थी तो ध्रुव ने दल से दूर होने का बहाना बना लिया था। वो भीड़ में छुपते हुए मुख्य द्वार से बाहर निकला। ध्रुव ने दरबार नीलामी घर के पास की एक झुग्गी में हकीम वाले काले कपड़े पहले ही रख दिए थे। उसे पता था कि शायद उसे ज्यादा वक्त ना मिले, इसलिए उसने ऐसा किया था। फिर उसी झुग्गी में जाकर ध्रुव ने वो कपड़े पहने और नीलामी घर की तरफ चलने लगा। नीलामी घर में सायरा ने एक खबरी तैनात कर रखा था जो उस रैंक 4 के हकीम को ढूंढ रहा था। लेकिन ध्रुव जैसे ही अंदर आने वाला था, उसे एक नौकरानी ने अपने पीछे आने को कहा। वो उन्हें नीलामी घर के पीछे के हिस्से में ले गई, जहां उसने ध्रुव को चाय नाश्ता कराया। ध्रुव नौकरानी को देख ही रहा था कि विदुर ने ध्रुव की अंगूठी में से सवाल किया, नीलामी खत्म होने में कितनी देर बाकी है। विदुर की आवाज सुनकर वो लड़की घबरा गई। वो वैसे भी काले कपड़ों में हकीम का चेहरा नहीं देख पा रही थी और इतनी भारी आवाज से वो चौंक गई थी। फिर घबराते हुए उस लड़की ने कहा, जनाब, नीलामी तो खत्म हो गई है। सायरा मैडम नीलामी का हिसाब किताब कर रही हैं, वो आती होंगी। वहीं ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की इतना घबरा क्यों रही थी, लेकिन वो कुछ भी कहकर अपना खेल खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चुप रहना ही सही समझा। सच तो ये था कि चरक गुरु ने इस लड़की को समझाया था कि कैसे भी करके हकीम को खुश करना है, इसके लिए चाहे उसे जो करना पड़े, लेकिन हकीम को किसी भी चीज के लिए ना नहीं करना है, किसी भी चीज के लिए। और इसी वजह से वो लड़की घबरा रही थी कि ना जाने वो बूढ़ा हकीम उसे क्या करने को कह दे। वो पिछले 1 साल से नीलामी घर में थी और मेहमानों की इच्छाओं को अच्छी तरह से समझती थी, इसलिए जब भी विदुर कुछ कहते वो बेचारी सर से पैर तक कांपने लगती।
उसे डर था कि कहीं वो हकीम उससे कुछ गलत काम ना करवाए, क्योंकि उसे आदेश मिला था कि हर कीमत पर उसे उस हकीम को खुश रखना था, और इसलिए वो चाहकर भी मना नहीं कर पाती। वो लड़की कुछ 10 मिनट तक ऐसे ही कांपती रही। तभी दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनते ही उस लड़की का कप का पाना अचानक बंद हो गया। तभी दरवाजा खुला और सायरा ने अंदर आते हुए पूछा, अरे आप जल्दी आ गए। वैसे मुझे उम्मीद है कि इसने आपको खुश किया होगा। उसे देखकर ध्रुव की धड़कन तेज हो गई। सायरा के इत्र की खुशबू महसूस कर उसके शरीर में कुछ कुछ होने लगा था, लेकिन सायरा के सवाल का जवाब देते हुए ध्रुव ने हामी भरते हुए अपना सिर हिला दिया। ये देखकर उस लड़की ने एक राहत की सांस ली और अपना सिर झुकाते हुए उस कमरे से चली गई। वहीं सायरा इस बात से खुश थी कि इस हकीम को कोई तकलीफ नहीं हुई थी। फिर सायरा मुस्कुराने लगी और उसकी मुस्कुराहट को इतने करीब से देखकर ध्रुव को जैसे बिजली का झटका सा लगा। लेकिन ध्रुव ने इस बात का ध्यान रखा कि कहीं उसका सच सायरा के सामने ना आ जाए। उसने शांति महसूस करते हुए अपनी अंगूठी को रगड़कर विदुर को बोलने का इशारा किया, और जैसे आधी नींद से जागते हुए विदुर ने सायरा से पूछा, क्या नीलामी खत्म हो गई? ये सुनकर ध्रुव ने सोचा कि शायद पिछली बार ये सवाल पूछकर उसके आचार्य शायद सो गए थे, क्योंकि अगर वो जाग रहे होते तो उस नौकरानी की बात पर ध्यान जरूर देते। लेकिन अच्छा था कि वो सवाल सायरा ने पहली बार सुना था। अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए सायरा ने जवाब दिया, जी हाँ। ये कहकर उसने तुरंत अपना हाथ हवा में घुमाया और उसके पास अचानक एक नीले रंग का कार्ड आ गया। उसे ध्रुव को थमाते हुए सायरा ने कहा, अमृत धारा की 7 बोतलें मिलाकर 2,85,000 सोने के सिक्कों में बिकी। नीलामी की फीस अलग करने के बाद बाकी की रकम इस कार्ड में डाल दी गई है। ध्रुव ने उस कार्ड को गौर से देखा। उस कार्ड को देखकर ही ध्रुव समझ गया था कि ये कार्ड काफी महंगा था। लेकिन कार्ड देते वक्त सायरा ने एक बार फिर इस हकीम के जवान हाथों पर गौर किया था। वो ध्रुव का हाथ देख ही रही थी कि विदुर ने अचानक कहा, ये रकम तो मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा है। लोग आपके नीलामी घर के बारे में बिल्कुल ठीक कहते हैं। आपके जैसा दाम कोई और नहीं दिला सकता। इतने में कमरे में चरक गुरु दरवाजा खोल कर आए। उन्होंने उस हकीम और सायरा को देखकर अपना सिर झुकाया और चुपचाप खड़े हो गए। सायरा ने चरक गुरु को नजरअंदाज किया और खुश होते हुए अनजान हकीम यानी ध्रुव से कहा, अगर आपको फिर से कुछ बेचना हो तो यहाँ बेझिझक आ जाइएगा। मैं वादा करती हूँ आपको सबसे अच्छा दाम दिलाकर रहूंगी। सायरा की बात पर ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और वो नीला कार्ड अपने पास रख लिया। तभी अंदर से विदुर की आवाज आई, मैंने जिस सामान की आपसे बात की थी, क्या आप उसे ढूंढ पाए? इस सवाल पर सायरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी बिल्कुल। दरबार परिवार कभी किसी को निराश नहीं करता। हमें सारा सामान मिल गया। ये कहकर सायरा ने चरक गुरु को इशारा किया और उन्होंने ताली बजाकर पहरेदारों से एक चांदी की थाली बुलवाई। जैसे ही पहरेदार चांदी की थाली लेकर आए, चरक गुरु ने उन्हें जाने को कहा और फिर खुद उस थाली को उठाकर अनजान हकीम यानी कि ध्रुव को वो थाली में रखा सामान दिखाने लगे। फिर थाली को टेबल पर रखते हुए चरक गुरु ने कहा, आपको जो चाहिए था हमें वो सब मिल गया। थाली में रखा सामान देखकर ध्रुव की आंखों में चमक आ गई। वो समझ गया कि ये नीलामी घर कोई आम नीलामी घर नहीं था। अगर ध्रुव खुद ये चीजें ढूंढने निकलता तो ना जाने कितना वक्त लग जाता। लेकिन दरबार नीलामी घर ने तो 2 दिन से भी कम वक्त में सारा सामान ढूंढ लिया था। ये सोचकर ध्रुव बहुत खुश हो गया कि विदुर अब करिश्माई पाउडर बना सकते हैं। तभी ध्रुव की अंगूठी में से विदुर ने कहा, सामान के लिए शुक्रिया और मैं आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैं इसे ऐसे नहीं ले सकता। आप इसकी कीमत इस कार्ड से काट लीजिए। ध्रुव ने जैसे ही ये सुना तो उसने वो नीला कार्ड बाहर निकाला। उस कार्ड को देखते हुए सायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कीमत की फिक्र मत कीजिए। ये सारा सामान हमारे वेयर हाउस में रखा हुआ था और इनकी कीमतें भी बाहर के मुकाबले काफी कम है। और शायद आप नहीं जानते, लेकिन आपकी 2 नीलामियों से हमारे नीलामी घर का रुतबा और ज्यादा हो गया है। हम आपसे इसकी कीमत कैसे ले सकते हैं? सायरा की बात सुनकर विदुर ने जवाब में कहा, ठीक है, तो फिर ये आपके तरीके से ही करते हैं। जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो उसके बदले मैं आपके लिए अमृत धारा बना दूंगा। इसके बाद ध्रुव ने उस थाली में से सामान उठाकर अपने झोले में रख लिया। तभी विदुर ने कहा, ठीक है, तो मैं चलता हूं, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। अब जो ध्रुव को करिश्माई पाउडर के लिए सारा सामान मिल गया था तो उसने सायरा से विदा ली और उठकर वहां से जाने लगा। तभी सायरा ने उससे कहा,
मैं और चरक गुरु आपको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। ये कहकर सायरा और चरक गुरु ने चलना शुरू किया और ध्रुव चुपचाप उन दोनों के पीछे जाने लगा। उस कमरे से बाहर निकलकर सायरा ध्रुव को नीलामी हॉल के पास से ले गई। तभी अचानक ध्रुव की नजर 3 लोगों पर पड़ी। वो लोग हॉल से निकलकर बाहर आ रहे थे। ध्रुव ने घबराते हुए थोड़ा तेज चलना शुरू कर दिया। वो बस यही प्रार्थना कर रहा था कि कहीं उसके पिता अरेंद्र उसे पहचान ना ले। वैसे तो ध्रुव पूरी तरह से कपड़ों से ढका हुआ था, लेकिन फिर भी उसे डर था कि कहीं उसके पिताजी उसे पहचान ना ले। वो 3 लोग मैसेडोनिया के सबसे ताकतवर दलों के लीडर थे, जो एक दूसरे को देखकर बनावटी मुस्कान दे रहे थे। और जैसे ही तीनों एक दूसरे से थोड़ा दूर हुए तो जैसे तीनों के चेहरे के हाव भाव ही बदल गए। तीनों लीडर हॉल से बाहर जा रहे थे और लोग उनके रास्ते से हट रहे थे। सब जानते थे कि मैसेडोनिया के सबसे ताकतवर दलों के रास्ते में आने का अंजाम शायद अच्छा नहीं होगा। अरेंद्र ममराज को देखकर आधे मन से बातचीत करने लगे। तभी अरेंद्र की नजर अचानक चरक गुरु और सायरा पर पड़ी। उन्हें देखकर वो रुक गए, जिसके बाद ममराज ने भी सायरा की तरफ अपनी नजरें घुमाई। उन दोनों को हैरानी में देख अबराल ने भी जानना चाहा कि आखिर वो दोनों किस चीज से इतना चौंक गए थे। तीनों की नजर इस वक्त दरबार नीलामी घर की मालकिन सायरा दरबार पर थी, जो धीरे धीरे चल रही थी। अरेंद्र और बाकी दोनों नीलामियों में आते रहते थे, इसलिए वो तीनों जानते थे कि सायरा, जो कि हर वक्त मुस्कुराती रहती है, असलियत में बहुत घमंडी थी। आज की नीलामी खत्म होने के बाद लश्कार दल के लीडर ममराज ने उसे दावत पर बुलाया था, लेकिन सायरा ने प्यार से उन्हें मना कर दिया था। इस बात से सभी समझ गए थे कि सायरा के करीब जाना इतना आसान नहीं था। लेकिन इस वक्त सायरा खुद किसी मेहमान को बाहर का रास्ता दिखा रही है, और ये देखकर तीनों दल के लीडर कुछ ज्यादा ही चौंक गए थे। फिर तीनों की नजर सायरा के पीछे चल रहे आदमी पर पड़ी। वो आदमी सर से पैर तक ढका हुआ था, जिसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। उससे बात करते हुए चरक गुरु के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर अरेंद्र समझ गए थे कि इस वक्त इस मेहमान की चापलूसी की जा रही थी। सायरा के बर्ताव से तो सब हैरान थे, लेकिन चरक गुरु के ऐसा करने पर सबको ये जानने की इच्छा हुई कि आखिर ये मेहमान है कौन। आखिर मैसेडोनिया का अव्वल दर्जे का हकीम होने की वजह से चरक गुरु सिर्फ सबसे जरूरी लोगों से ही मिला करते थे, जिनमें तीनों दल के लीडर्स भी थे। और वो तीनों जानते थे कि चरक गुरु बहुत कम बात किया करते थे, लेकिन आज अचानक उनके चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कुराहट देखकर तीनों दलों के लीडर ये जानने को बेताब हो रहे थे कि आखिर ये जरूरी मेहमान था कौन। तभी अरेंद्र ने उस कपड़ों से ढके हुए आदमी को देखकर सोचा, आखिर ये आदमी है कौन। इस आदमी ने दरबार नीलामी घर की मालकिन और मेरी नजर में सबसे जानकार हकीम को ऐसा बर्ताव करने पर कैसे मजबूर किया। और अगर ये इतना ही जरूरी मेहमान था तो ये मैसेडोनिया में आखिर कर क्या रहा था। अरेंद्र ने अपने अगल बगल में देखा कि कैसे अबराल और ममराज भी उस आदमी को देखकर हैरान दिख रहे थे। वो भी जानना चाह रहे थे कि आखिर ये आदमी था कौन। फिर अचानक चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाते हुए अरेंद्र ने सायरा की तरफ चलना शुरू किया और तेज आवाज में कहा, सायरा, चरक गुरु, वाह, जाते जाते आप दोनों को देखकर बहुत खुशी हुई। सायरा और चरक गुरु ने हॉल में आते ही तीनों लीडर्स को देख लिया था, लेकिन वो इस वक्त अरेंद्र से ज्यादा अपने मेहमान में दिलचस्पी ले रहे थे। तभी अचानक ध्रुव अरेंद्र की आवाज सुनकर घबरा गया और वहीं हॉल में रुक गया। उसके रुकने पर सायरा ने चैन की सांस ली और अरेंद्र से मुस्कुराते हुए कहा, हम बस हमारे खास मेहमान को दरवाजे तक छोड़कर आ रहे थे। सायरा और बाकियों को रुकते देख अबराल भी हंसते हुए उसके पास आए और नीलामी घर के खास मेहमान की तरफ देखते हुए उन्होंने शक की निगाहों से कहा, आपके ये खास मेहमान क्या मैसेडोनिया में ही रहते हैं? क्योंकि जितना मुझे ध्यान है मैं पिछले बहुत सालों से यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन मैंने इन्हें यहाँ आज तक नहीं देखा। सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।